माननीय प्रधान जी, माननीय जोशी जी, माननीय पटेल साहब, माननीय महिला सचिव सुरेंद्र जी, धर्मेंद्र तिवारी, प्रेमशंकर रघुवंशी जी और यहाँ विराजे आप सभी मित्र, मैं आप सबका इस अवसर पर बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस बात के लिए कि दरअसल हम बहुत दूर तक विचार में अनुत्सुक समाज हो गए। अर्थात ऐसी जगह में कुछ पुस्तकों के लोकार्पण युवा कवि ने देखा कि पुस्तकों के हो रहे हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, तो बहुत गहरी निराशा होगी, थोड़ी सी आश्वस्ति होती है कि हालांकि हमारा समय बहुत सारी चीज़ों को अनसुना कर रहा है, लेकिन पूरी तरह हर चीज़ अनसुनी नहीं होगी। कुछ चीज़ें इस समाज में सुनी जाती हैं। आज हमने 5 पुस्तकों के लोकार्पण के हम लोग साक्षी बने हैं। धर्मेंद्र की किताबें हैं, इनमें एक तो कविता संग्रह है जिसके बारे में मैं लगभग नहीं के बराबर कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है। धर्मेंद्र के कवियों को मैं नहीं जानता, लेकिन जनजातियों के अध्ययन के क्रम में तो एक छोटा सा संतोष मेरे मन में इस बात का है कि आदिवासी लोक कला अकादमी की तरफ से मैंने धर्मेंद्र को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वे अपने क्षेत्र में जो जनजातियाँ उन पर स्वयं काम करना शुरू करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सांस्कृतिक नेतृत्व के क्षेत्र में हिंदी में कोई काम हुआ नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद तो कम से कम हमें सांस्कृतिक नेतृत्व की स्वयं की धरती खोजनी चाहिए थी, जो नहीं खोजी जा सकी। हम आज भी फ्रेजर दूसरे पश्चिमी सांस्कृतिक नेतृत्व शास्त्रियों को ऊपर अपनी राय बनाने निर्भर रहते हैं। और पिछले 20-25 सालों में इस क्षेत्र में काम करके मैं इस बात को इन मतभेदाओं के प्रति अपने पूरे सम्मान के बावजूद समझ गया हूँ कि सांस्कृतिक नेतृत्व की वो पूरी की पूरी दृष्टि कितनी भयानक है, कितनी झूठी है, और वो किस तरह एक भारतीय समाज में विग्रह पैदा करने के लिए बहुत गंभीरता से रची गई। इस क्षेत्र में 25 वर्ष काम करने के बाद मैं पूरी जवाबदारी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक नेतृत्व और नेतृत्व दोनों यानी प्राकृतिक नेतृत्व भी इसमें शामिल है। ये एक विशेष तरह के औपनिवेशिक समाज में औपनिवेशिक शक्तियों ने विग्रह के हथियार के लिए विकसित किया। इसको बहुत ठीक समझने की जरूरत है। कई बार ज्ञान जो है वो ज्ञान के लिए वो बहुत निर्दोष अर्थों में उपयोग नहीं होता। जो भयानक किस्म की शक्तियाँ बहुत हर समय में अपने तरह से होती ही हैं, वे दुष्टता के लिए भी ज्ञान का इस्तेमाल करते। ये संस्कृति शब्द ये हमारी समझ में आकर बहुत भयानक अर्थ बन चुका है। ये अर्थों की एक समष्टि है, इसका कोई एक अर्थ नहीं। मैं आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे, मैं आप में से किसी से भी पूछना शुरू करूँगी, जरा मुझे बताइए तो संस्कृति का अर्थ क्या है? आपको ये एक रैखिक अर्थ नहीं बता सकते। वो अर्थों की एक समष्टि का नाम है भारत में संस्कृति, और अर्थों की उस समष्टि में से कुछ खास अर्थों को लेकर शक्ति के वर्चस्व की एक राजनीति भी विकसित हो। संस्कृति कोई बहुत निर्दोष चीज नहीं है। बहुत चौकन्ना होंगे, बहुत खुली ज्ञान के साथ हमें ज्ञान और संस्कृति के चित्रों को भी देखने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि परंपरा 3 तरह से लिखी जाती है। पहली बार जब हम
एक पर्यटक की तरह से संस्कृति को देखते हैं, एक अजनबी की तरह, पराये आदमी की तरह, एक बाहरी आदमी की तरह। दूसरी बात, थोड़ा सा अनुराग हुआ तो परंपरा पुरखों की आंख से देखी जाती है। परंपरा को पुरखों की आंख से देखना दरअसल बहुत दूर तक अतीत की तरह परंपरा को देखना, और परंपरा का संभाल देखना, ये हमारी अपनी आंख से। तो भारत में परंपरा को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण हैं, दो तरह के लोग जिनको मैं समझ पाया। एक लोग तो मुझे ऐसे लगते हैं जो परंपरा नहीं जानते और परंपरा के आलोचक बनकर परंपरा की निंदा। एक दूसरे तरह के लोग मुझे ऐसे मालूम पड़ते हैं जो परंपरा नहीं जानते और परंपरा का गर्व। क्योंकि जब हम परंपरा की भारत में बात करते हैं तो जैसा मैंने संस्कृति के संबंध में निवेदन किया, परंपरा की अंततः एक अर्थ समझती है। उसमें भारत की ज्ञान परंपरा है, उसमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें भारत के सौंदर्य शास्त्र के बोध की परंपरा है, उसमें भारत की लोक परंपरा है, उसमें भारत की शास्त्रीय परंपरा है, उसमें भारत की सामाजिक परंपरा है, उसमें भारत की राजनीतिक परंपरा है, उसमें भारत की आर्थिक परंपरा का पूरा इतिहास और यथार्थ है, हमारा नैतिक मूल्य बोध है, बहुत तरह की अर्थ समझतियां उससे जुड़ी हुई। लेकिन अगर कोई समुदाय, किसी खास तरह के लोग इतनी विशाल पारंपरिक अर्थ समझने से चीजों के मनमाने अर्थ निकाल के उनका केवल वित्तीकरण करने लगे, तो आप नहीं जानते और वे लोग भी नहीं जानते कि उससे कौन सी ऊर्जा प्रकट होगी और परंपरा रही, उसमें समय को स्टार्ट कभी नहीं था। हमने कभी नहीं कहा कि कृष्ण के पहले का समय कृष्ण के बाद का समय, बुद्ध के पहले का समय बुद्ध के बाद का समय, और ये जो ईसा के बाद का समय है, इसने दुनिया में एक ऐसा दुराग्रह पैदा किया है कि जो कुछ भी इसके बाद का है, जो दस्तावेजीकृत है, मनुष्य की स्मृति से होता हुआ एक इतिहास नाम की किताब में दर्ज है, वो तो प्रमाणिक है। लेकिन वो सब कुछ अप्रमाणिक है जो इसमें दर्ज होने से रहे। वो कपोल कल्पना है, कप है, निकट है, किंवदंती है, कपोल कल्पना है, उसका कोई प्रामाणिक मूल्य नहीं। अब मैं क्या करूं कि मैं एक ऐसी परंपरा में पैदा हो गया हूं जिस परंपरा का लिखित इतिहास 5000 साल पुराना, तो आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इतिहास में हूं, मैं किंवदंती में बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हैं मैं निकट में बहुत ज्यादा हूं, मैं इतिहास की प्रामाणिकता में बहुत कम हूं। मैं क्या करूं? मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जिसने इतिहास का समय नहीं जाना, जिसने आनंद का समय, और जिसने एक ऐसा समय नहीं जाना है जहां समय का ही अतिक्रमण कर दिया जाता है। हमारी सारी ज्ञान परंपरा का ज्यादातर हिस्सा जो है वो उन ऋषियों की ओर से आता है जो एक अर्थ में समय में रहते हुए समय नहीं। इसको इस देश में आर्ष परंपरा कहा है ज्ञान, जो समय में होते हुए समय का अतिक्रमण करती है और वहां से कुछ लाती है, क्योंकि सदियां बीते हैं, उस ज्ञान पर कोई खरोंच नहीं आता, वो भाषा नहीं होगा, आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में ज्ञान की एक अनार्ष परंपरा भी जानी है। अनार्ष परंपरा वो जो देश काल के भीतर होती है, जो संसार रोज रोज बदलता है, और उस बदलते हुए संसार का जो अपना एक ज्ञान होता है, उसकी भौतिकी होती है, उसका समाज होता है, उसका विज्ञान होता है, वो तो आज एक स्थापना करता है, कल उसका खंडन करता है, कहता भाई गलती हो, कुछ और पता चला, बदले। मेरा निवेदन है कि भारत ने जो कुछ अपनी आर्ष परंपरा में खोजा वो भी, भारत ने जो कुछ अपने अनार्ष में खोजा वो भी, और भारत में अर्थार्ष में जो ऋषि ने कहा है उस सबकी समष्टि से भी दरअसल ज्ञान की एक पूरी समष्टि बनती है। इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करते हुए हम काल पर कोई विचार कर सकते हैं। इसलिए इतिहास अकेले का समय
भारत के लिए बहुत छोटा समय है। अपने समय को हम सारे भारतीय दुर्भाग्य से पिछली 1.5 सदी में बंगाल रेनेसां के बाद बहुत छोटा करते, तुम्हारे पास बहुत ही छोटा समय, तुम्हें अपनी परंपरा ने एक अनंत का समय दिया। क्या करते कि तुम इतिहास के समय में राजी तुम उसमें प्रवेश करते। अब तो हमारे देश में प्रबुद्धता का एक तबका इतिहास के समय की हट करता है, वो उसी चीज को अवैज्ञानिक कहना शुरू कर देता है जो इतिहास के समय में फिट नहीं होती। अप्रमाण, अवैज्ञानिक, पिछली अंधविश्वास से भरी हुई, उसकी कोई अपनी प्रमाणिकता नहीं होती। ये कहा जाता है। मेरा निवेदन है, इस क्षेत्र में काम करते हुए मेरे आपसे निवेदन है कि तुम्हें तो उन्होंने बहुत बड़ा समय खोज के दिया था, वो कभी नष्ट तो हो नहीं सकता। उस समय में खोजा गया जो भी आर्ष है उसको कहां डालेंगे, वो तो हमारी ही विरासत है, उसकी तरफ पीठ किए बैठे हैं, उसकी तरफ अपना चेहरा करें बिना इतिहास के समय का अपमान नहीं, इतिहास के समय का, विज्ञान की दृष्टि का अपमान किए बिना क्या अपनी आर्ष परंपरा का सम्मान किया जा सकता है? हाँ, मैं जानता हूं वो किया जा सकता है और वो करना चाहिए। अगर धरती पर दुनिया में ज्ञान की परंपरा के लिए इतना बड़ा समय और किसी के लिए नहीं मिला तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम दुनिया के स्तर पे आके अपनी ज्ञान परंपरा को छोटा उसका उपाट करने के लिए राजी नहीं। मेरी परंपरा की चादर इतनी बड़ी है कि अगर मेरी ज्ञान परंपरा के पैर अपनी चादर से ही ढकेंगे, अगर वो पश्चिम के ऐतिहासिक चादर की समय में उसके हाथ पैर बाहर निकल जाते, मैं उस चादर को उठा के बाहर फेंक दूंगा। मेरी परंपरा की चादर जो है उसने ही मेरी ज्ञान परंपरा के लिए एक ऐसी चादर बनी है जो उसके हाथ पैर ढक सकती। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, किसी दृष्टि को रद्द नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में जो ज्ञान और संवेदना और विचार के क्षेत्र में काम करता है वो कम से कम हमारी परंपरा से अगर प्रतिकृत होना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा के उपाट करने की अनुमति इस दुनिया में किसी को नहीं। इसलिए स्वयं की एक नृतत्व शास्त्रीय दृष्टि विकसित करने के लिए हम भारतीयों में से लोगों को आगे आना पड़ेगा और सबसे ज्यादा उन स्थानीय लोगों को जो वहां रहते हैं, जीते हैं, समझते हैं और बहुत ज्यादा अनुभव करते हैं। इसलिए जब धर्मेंद्र से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि बहुत लोग हैं हमारे देश की रचनाशीलता में कहानियां लिखी जा रही हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, वो समीक्षा जो इस देश में किसी के काम की नहीं बची है वो भी लोग निरंतर लिखते रहते हैं, लेकिन तुम उनको एक बात को बताओ कि हमारी प्रबुद्धता में से एक भी आदमी अगर उन बेजुबान लोगों के पास जाके उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति के जो अपने संवेदनात्मक सत्य हैं उनको देश के सामने नहीं रखेगा तो क्या वो हमेशा के लिए केवल अंग्रेज लोग करते रहेंगे, अमेरिकी लोग करते रहेंगे, जर्मन लोग करते रहेंगे? हम उनको तब तक निर्भर रहेंगे और अगर तब को पाठ होता है तो हम उनको अकेले दोष नहीं दे सकते। बहुत बड़ा दोष तो हमारा भी है ना। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि सारा जनजाति समाज और जनजाति सांस्कृतिक संस्कृति उस पूरी दुनिया की बाहर हो जाती है? मैं ये देख के चकित होता हूँ कि बहुत कृपा करके भारतीय पांडित्य परंपरा, संस्कृति और परंपरा की बात करते हुए कृपा पूर्वक थोड़ी सी जगह लोक संस्कृति को भी दे देती है, लेकिन अब इसका मैं क्या करने लगूं कि उन पंडितों के पास भी पांडित्य की उस परंपरा के पास भी हमारे अरण्यों की संस्कृति और परंपरा इतनी मूल्य उसका कोई मूल्य नहीं। मित्रों, मैंने धर्मेंद्र से कहा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। मैं ये देख के बहुत दुखी होता हूँ जब लोग मिट्टी से बने शिल्प, धातु से बने शिल्प, काष्ठ से बने शिल्पों को लेकर हमारे आमंत्रण को भोपाल आते हैं, विदेश भर में जाते हैं और लोग उनको क्राफ्ट कहते रहते हैं। दरअसल क्या क्राफ्ट है, क्या शिल्प है या देवों के पूज्य देवी देवता जो विराजे। बहुत सारे देवता तो ऐसे भी हैं जिनकी अभी मूर्तियां नहीं बनी, वे देवता की धारणा है।
एक यात्रा होती है मूर्तियां बनने में। कई सदियों तक देवता धारणा में लाखों मनुष्यों की पूजा ग्रहण करके किसी वृक्ष में बने रहते हैं, किसी चबूतरे पर बैठे रहते हैं, विग्रह नहीं बनते। बताओ लोगों को ये केवल प्राप्त नहीं है, ये पूरा सांस्कृतिक आधार है। ये देवता है, ये देवियां है, ये उन लोगों ने रचे हैं जिन लोगों तक हमने तथाकथित ज्ञान का कोई प्रकाश पहुंचे नहीं। आप जरा मुझे बताइए, भारतीय प्रबुद्धता, पढ़ी लिखी भारतीय प्रबुद्धता सांस्कृतिक रूप से इतनी मूल मालूम पड़ती है। ये कोई क्या आपको लगता है, आप जरा पिछले 10-15 वर्षों के भारतीय जीवन पे जरा गौर करिए, क्या आपको लगता है इस प्रबुद्धता ने एक भी ऐसा प्रश्न इस देश के सामने उठाया है जो प्रश्न सचमुच में हमारे जीने मरने का प्रश्न है? इसको हो क्या है? ये सारी की सारी प्रबुद्धता अनुवाद की भाषा में सोच रही है और बहुत कायर हो गई। इसके पास सच कहने का सांस चला गया, कहीं चला गया। कभी कभी किन्हीं परंपराओं के पास कुछ ऐसे अंधेरे समय होते हैं जो सांस छीन लेते हैं। सत्य के लिए भी बहुत कठिन समय होते हैं, लेकिन चुनौती भरे काम करने के लिए वे समय दरअसल सबसे मूल्यवान रहते हैं। थोड़ी सी गुमनामी बहुत जरूरी है। कुछ भारत के लिए अगर कुछ काम करना है तो बहुत डंका बजा के काम करने के बजाय थोड़ी सी गुमनामी बहुत जरूरी है और थोड़ा सा साहस बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हो सकता है, सबसे बुरा जीवन में क्या हो सकता है? कहो कि दरअसल पूरा भारतीय सांस्कृतिक आधार जो है, हम इसमें विग्रह डालने के प्रयत्नों को सफल नहीं होने देंगे। भारतीय शास्त्रीय परंपरा, भारतीय लोक परंपरा और भारतीय जनजाति परंपरा एक और अविच्छिन्न सांस्कृतिक आधार से बनी हुई है। उसका बोध जो है वो एक ही है। अभी मैं गौड़ों के आख्यानों पर काम कर रहा था। गौड़ों की सारी इतिहास चेतना जो है वो उनके आख्यानों में सुरक्षित है। जनजातियों से कौन कहने गया कि अपने समय की स्मृति को गांवों में सुरक्षित रखना? क्या ये सच है कि जनजातियों में कोई धर्म नहीं होगा? क्या ये सच है? ये स्थापित किया गया है पिछली 2 सदियों में। मैं बहुत सारे मित्रों से ये कहता हूं कि जरा इस तरह कभी जनजातियों के जीवन पर भारत में विचार करके देखना कि ये वो जनजाति समाज है, अरण्यों में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, जो हम लोगों की तरह राज्य सत्ता की छाया में सदियों से नहीं रहे। अंततः हमारी ये नागरिक स्वतंत्रता की जो है वो राज्य के परिप्रेक्ष्य से ही निकलती है। हम एक परतंत्रता के बिना एक स्वतंत्रता के स्वाद को नहीं जानते। और दूसरा, हम भारत में तो नहीं लेकिन दुनिया में सांप्रदायिक धर्म जो है उनकी सत्ता बहुत बड़ी सत्ता, अकल्प नहीं सकता। भारत में उसकी कल्पना नहीं करेंगे। राज्य तक अपने अधिकार के लिए धर्म सत्ताओं के संगठन से संघर्ष करने पाते हुए हम अंततः मनुष्य की नागरिक स्वतंत्रता के स्वप्न को भी राज्य सत्ताओं और धर्म सत्ताओं की छाया तले ही समझ पाते हैं। हम जिन समाजों में बात कर रहे हैं वे सदियों से बिना राज्य के और बिना सांगठनिक और सत्तावादी धर्मों के रहे। वे एक अर्थ में राज्य में नहीं, एक सुंदर स्वशासन में है। सुंदर स्वशासन राज्य को निरंतर करता। और दूसरा, वे सांगठनिक और सत्तावादी धर्मों में नहीं, एक सुंदर आध्यात्मिकता के भीतर एक धार्मिकता है। धार्मिकता में होना कुछ और बात है, धर्म में होना कुछ और बात है। अपने जीवन को अपनी आंख से देखो और एक आंख सदा को अपने पास में रखो। परंपरा के साथ को न्याय करना ये जरूरी है। और सारे नवाचारों के लिए अपने हृदय और अपने मस्तिष्क को खुला रखो। मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र पारी जैसे दसवीं लोग इस क्षेत्र में लगे, क्योंकि मेरे विचार में ये समय जो है
अगर मैं हिंदी रचना में एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूँ तो मैं बहुत दुख के साथ ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि हिंदी की समकालीन रचना जो है वो एक तरह से पाठक विहीन समाज की संबोध है। हिंदी में इस समय कुछ लिखना बड़े साहस का काम है, तो पूरी संबोधि शून्य में डाले। लेकिन भाषाओं के भाग्य में कभी कभी कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोगों के बजाय भाषाओं को अपने आप से बात करनी पड़ती है और उसको करने दीजिए। अगर 50 साल में उसको अपने से बात करना पड़े तो थकना नहीं, क्योंकि एक दिन लोगों को सुनना नहीं।